Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम यूपी यूएमएस और नोटसेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आज का जो अपना सेशन है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहेगा। न्यूट्रिशन के एमसीक्यू यूपी यूएमएस के अंदर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम वहाँ पे क्वेश्चंस रखेंगे। तो न्यूट्रिशंस के एमसीक्यूज हैं, रिसर्च मैनेजमेंट के भी आपको एमसीक्यूज अपकमिंग क्लासेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो न्यूट्रिशन रिसर्च मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हमारे एसएनओज के एग्जाम जो अभी अहम जोधपुर, रायबरेली, ऋषिकेश के इन सब के एसएनओज के एग्जाम आने वाले हैं। तो इनके लिए भी न्यूट्रिशन रिसर्च मैनेजमेंट के जो एमसीक्यूज है इनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो जो स्टूडेंट अगर एसएनओज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन है। और इसी के साथ ही जो यूपी यूएमएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि यूपी यूएमएस के लिए हमने टोटल 25 मॉडल टेस्ट पेपर हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, प्लस डेली टेस्ट सीरीज। ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज ये दोनों हम यूपी यूएमएस के स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी यहाँ पे हमारे आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप है उसका ये लोगो ऑफिशियल है, आपको प्ले स्टोर iOS पे मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट यूपी यूएमएस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये सब चीज़ें हम वहाँ पे अफोर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, एकदम काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रखी है। और साथ ही साथ में नोटसेट के लिए भी हमने टेस्ट पेपर नया अकॉर्डिंग टू सिनेरियो बेस, अकॉर्डिंग टू अपने जो प्रीवियस एम्स के एग्जाम है उनके बेसिस के ऊपर हमने वहाँ पे भी हमने टेस्ट पेपर काफ़ी बनाए हुए हैं। तो एक बार आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं जिनके लिए नोटसेट का एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नोटसेट का एग्जाम देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, भाई यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू थर्ड सी पायरुवेट, कि भाई कन्वर्जन है ग्लूकोज का किस में होता है, पायरुवेट के अंदर होता है। 3 ATPs प्रोड्यूस इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है तब 3 ATPs यहाँ पे क्या होती है, एटीपी क्या है, एनर्जी। तो यहाँ पे 3 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। ठीक है, देखिए सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और देखिए जो न्यूट्रिशंस के एमसीक्यूज होते हैं उनमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का वो रहता नहीं। एमएसएन में क्या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं, फाउंडेशन में भी कंसेप्ट लगता है, बाकी ओबीजी के अंदर भी आप देखो तो थोड़ा अपन का जो हिस्ट्री वगैरह से कंसेप्ट अपन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी न्यूट्रिशन के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, और इस ग्लाइकोलाइसिस से और क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस एमसीक्यूज का क्या है अपना करेक्ट आंसर। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इस एमसीक्यू को समझने से पहले आपको समझना होगा ग्लाइकोलाइसिस मीन्स क्या होता है। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका क्या कर जाना, स्प्लिट हो जाना। मतलब दो भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जाना या फिर स्प्लिटिंग हो जाना ग्लूकोज की। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन। तो देखिए ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू molecules of pyruvate एंड एटीपीज। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, ग्लूकोज का आगे जाके किस में ब्रेकडाउन होता है, क्या बनता है, पायरुवेट के पायरुवेट बनता है और एटीपीज बनती है। ठीक है, और कुछ फ्री एनर्जीज भी हमारे यहाँ पे बनती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। या फिर हम इसको भी ये भी कह सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट।
तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे करेक्ट मान रहा है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू थर्ड सी पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवेट के अंदर कन्वर्जन होना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है, सेल के अंदर होता है। सेल में भी कहाँ पे, जहाँ पे सेल का फ्लूइड है वहां पे देखने को मिलता है। तो सेल का फ्लूइड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताया गया है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो एमसीक्यू बन जाता है अपना एक। जो न्यूट्रिशन में आपको इसी प्रकार से एमसीक्यू पूछेंगे, डायरेक्ट एमसीक्यू आएंगे कहाँ होता है, या फिर आपको उसको पता है तो आपको उसका आंसर दे दोगे, नहीं पता है तो आप उसका किसी भी प्रकार आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जी नहीं, ग्लूकोज का जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। कुछ कुछ पायरुविक एसिड बनता है, कुछ में एटीपीज बनता है, और कुछ यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं नहीं टूटता है। ठीक है, कुछ अमाउंट बच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, 3 एटीपीज प्रोड्यूस इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जी नहीं, यहाँ पे कितनी एटीपीज हमें बनती है, तो वो भी देखिए, ओनली एंड ओनली। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो ओनली एंड ओनली कितनी एटीपीज बनती है, 2 एटीपीज। ठीक है, जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो कितना एटीपीज बनता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा तो कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपीज बनेगी, ना कि 3 एटीपीज। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है आपके। नेक्स्ट देखिए, एक और एमसीक्यू बनता है इस टॉपिक में से, वो क्या बनता है, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। अब ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके डिस्कवर किसने किया इस पाथवे का, उनके नाम पे ही क्या रख दिया इसको, ईएमपी पाथवे कह दिया। अब डिस्कवर करने वाले कौन कौन थे इसमें, तो देखो, एमडेम, मेयरहोफ एंड पार्नास। ठीक है, इन ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इस पाथवे का डिस्कवर किया, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, ईएमपी पाथवे। ठीक है, तो आपको इनका नाम यहाँ पे मेमोराइज करने की कोई नीड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ईएमपी पाथवे हम किसको कहते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस वाले पाथवे को हम क्या कहते हैं, ईएमपी। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। एक एमसीक्यू से हमने क्या 3 से 4 5 एमसीक्यू हमने और बना लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है हमारा, द वाइटामिन दोज आर नेसेसरी फॉर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, ऐसे कौन से वाइटामिन है जो किसमें आते हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करते हैं। थियामिन, राइबोफ्लाविन, साइनोकोबालामाइन, थियामिन, राइबोफ्लाविन, पायरिडोक्सिन, थियामिन, पायरिडोक्सिन, साइनोकोबालामाइन, और थियामिन, फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामाइन। तो क्या होगा अपने इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर। तो देखिए इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलिक एसिड जरूरी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है प्रेगनेंसी के लिए फोलिक एसिड क्यों जरूरी है, ताकि वो अपना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह का प्रिवेंशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ नहीं है, बट अगर एडल्ट के अंदर भी अगर और कौन सा विटामिन है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पे क्या है, पायरिडोक्सिन ज़्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिखाने के लिए इन कंपेरेटिव टू फोलिक एसिड। ठीक है, तो हमने क्या आंसर माना अपना करेक्ट, थियामिन, पायरिडोक्सिन एंड साइनोकोबालामाइन। ठीक है, साइनोकोबालामाइन तो यहाँ पे कॉमन है, थियामिन कॉमन है, मगर कुछ बच्चों के फोलिक एसिड एंड पायरिडोक्सिन में कंफ्यूजन है। तो प्रेगनेंसी के अंदर फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, बट एडल्ट के अंदर विटामिन B6 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना करता है न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को यहाँ पे बेटर करने में। बट इनकी डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब देखने को मिलेंगे अपने को। तो अब देखिए सबसे पहले अपन किसको डिस्कस करेंगे, थियामिन को। तो देखिए इससे क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि थियामिन का स्टोरेशन कहाँ होता है।
ठीक है। थियामिन का अगर स्टोर की हम बात करें तो कहाँ पे देखने को मिलता है, लीवर के अंदर। मगर देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा कि देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की हम बात करें तो कौन कौन सा होता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। मतलब बी से आप क्या समझते हो, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जब हम विटामिन लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स तो प्राइमरीली उनका स्टोर कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहेंगे बॉडी के अंदर, बस ये वाटर के साथ में एक्सक्रिएट होते जाएंगे। मगर प्राइमरली अगर स्टोर हम बात करें बॉडी में कुछ लेंगे तो थोड़े टाइम के लिए तो वो जमा होगा, बट लंबे टाइम तक नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए कहाँ पे रहता है वो, लीवर के अंदर। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू क्या बनेगा इससे, एब्जॉर्प्शन से। तो विटामिन बी वन का एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, ड्यूडेनम में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन गया अपना कि एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, ड्यूडेनम में। इसके बाद में देख लीजिए एक बार फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फैट सोल्यूबल में ए, डी, ई एंड के, ये क्या है अपनी बॉडी में स्टोर रह सकते हैं। तो इनके यहाँ पे नॉर्मली डिफिशियंसी नहीं देखने को मिलती है पेशेंट में। ज़्यादा डिफिशियंसी किसमें देखने को मिलती है, अगर होती है तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। क्यों मिलती है, क्योंकि ये क्या है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू अब क्या है, विटामिन बी वन की क्या देखने को मिले अपने को, डिफिशियंसी देखने को मिले। तो क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, नेस्टिगमस, एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ठीक है, अब ये जो तीनों साइन सिम्टम हैं ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे, दीज आर द ट्रायड ऑफ वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक है, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहाँ किसमें देखने को मिलेगा, विटामिन बी वन की डिफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर। अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम इसके अंदर देखने को मिलेगा पेशेंट में। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन। ये साइन एंड सिम्टम में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आएगा कि विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम या फिर वर्निक कोर्साकॉफ एन्सेफेलोपैथी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तीनों क्या है, ट्रायड है किसके, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम के। ये एक तरीके से क्या है, साइन सिम्टम भी है, बट ये ट्रायड किसके हैं, लाइक ट्रायड का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले फीचर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। लाइक आईसीपी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रायड, और मफल जो आपने पढ़ा था कार्डियक इफ्यूजन वगैरह होता है उसके अंदर भी मैंने आपको ट्रायड पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए और क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, वेट बेरी बेरी, एंड दूसरा क्या होता है, ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, तो बेरी बेरी जो डिजीज है किसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तो विटामिन बी वन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। तो वेट बेरी बेरी के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो टेकिकार्डिया, डिस्निया और एडिमा। क्यों, वेट है तो एडिमा तो होना ही है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू बनता है इंपॉर्टेंट कि वेट बेरी बेरी जो है वो किसको यहाँ पे इन्वॉल्व करती है, लाइक कौन से बॉडी ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट करेगी, कार्डियक। ध्यान में रखना, कार्डियक। और ड्राई बेरी बेरी है किसको करती है, नर्वस सिस्टम। एमसीक्यू दोनों से बना हुआ है। देखो मेनली अपन क्या एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि अब इन टॉपिक्स को मैं एक एक में एमसीक्यू करके लाऊं तो उसके वो आपका थोड़ा टाइम उसके अंदर ज़्यादा खर्च होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एमसीक्यू बता रहा हूँ कि विटामिन थियामिन से आपको क्या एमसीक्यू देखने को मिले हैं अब तक। अब देखिए ड्राई बेरी बेरी के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या देखने को मिलता है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, पेन, कन्फ्यूजन। ठीक है, ये सारे सिम्टम किसको रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम के। और ड्राई बेरी बेरी वाले सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स के अंदर। अब देखिए कोई पेशेंट है जिसके अंदर वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता कैसे है, तो ये ध्यान में रखो, ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर कर देगा, इन दोनों की कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको इसके अंदर। तो देखिए, तो देखो आप सभी ने पढ़ा होगा कि थियामिन की डिफिशियंसी अगर किसमें देखने को मिलती है तो वो किसमें देखने को मिलती है, ऐसे पेशेंट
जो क्या हो, क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो, ठीक है, लंबे टाइम से अगर एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, थियामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। अब देखिए थियामिन की डिफिशियंसी होती है तो ये क्या कॉज करती है, देखो नर्वस सिस्टम वाला अभी आपके यहाँ पे समझ में आएगा भाई, नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स किस प्रकार से, वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम यहाँ पे ड्राई बेरी बेरी किस प्रकार से अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो देखो थियामिन की डिफिशियंसी होगी, थियामिन डिफिशियंसी होने से क्या हो गया, देखिए ब्रेन के अंदर क्या हो गया, स्टेमिया हो जाएगा, या फिर आप इसको समझ सकते हो ब्रेन के अंदर क्या हो गया, सेल डेथ हो गया। अब ब्रेन के अंदर सेल का डेथ होने को हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब वर्निक्स एंसेफेलोपैथी को टाइम पे अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये क्या कर देगा, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पे साइकेट्रिक सिम्टम्स जैसे प्रेजेंट कर देगा पेशेंट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्साकोफ कोर्साकॉफ सिम्टम्स यहाँ पे इनको हम बोल देंगे कोर्साकॉफ सिंड्रोम, हम यहाँ पे इसे कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी है, अगर कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, तो क्या हो जाएगा, थियामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी। तो प्राइमरली क्या सैम सिम्टम देखने को मिलेंगे, देखिए वर्निंग्स एंसेफेलोपैथी है तो क्या देखने को मिलेगा, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, मैंने अभी आपको बताया था ऑफ्थेल्मोप्लेजिया क्या है, ट्रायड है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा, अटैक्सिया देखने को मिलेगा। अब देखिए कोर्साकॉफ सिंड्रोम है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइकोसिस सिम्टोम आ जाएंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। पेशेंट कैसा रहेगा, एमनेसिया रहेगा, मेमोरी का भी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट तरीके से मेमोरी इंपॉर्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी पेशेंट को। अब देखिए कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप सभी के एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछते हैं भी, तो देखिए ध्यान में रखना, जब कभी भी कोई बेरी बेरी वाला पेशेंट होता है तो देखिए हम उसको क्या देते हैं, आईवी ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं अभी अपन, कि हम ट्रीट कैसे करें बेरी बेरी को। तो आईवी थियामिन का अपन क्या देते हैं, सप्लीमेंटेशन देते हैं। मगर देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, क्या एमसीक्यू बनेगा, तो एमसीक्यू बनेगा अवॉइड ग्लूकोज बिफोर थियामिन सप्लीमेंटेशन। अब ग्लूकोज को अवॉइड क्यों करना है हमें, बिकॉज इट कैन प्रिसिपिटेट द एनसेफेलोपैथी, ठीक है। ये जो एनसेफेलोपैथी में बात कर रहा हूँ, इस एनसेफेलोपैथी को अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आप क्या क्या करोगे, ग्लूकोज को अवॉइड करोगे जब आप थियामिन दोगे पेशेंट को, ठीक है। ड्यूरिंग थियामिन का क्या करना है, आपको ग्लूकोज को अवॉइड करना है, अवॉइड मतलब थोड़ा नॉर्मल मात्रा में देना है, उससे ज़्यादा अपन ग्लूकोज पेशेंट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या कर देगा, एनसेफेलोपैथी को प्रिसिपेट कर देगा, एग्रीवेट कर देगा, या फिर उसको स्टिमुलेट कर देगा, भाई एनसेफेलोपैथी ज़्यादा होगी उससे, ठीक है। इसलिए ये एमसीक्यू आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी अपनी किसकी, थियामिन की। तो थियामिन के रिलेटेड इससे बाहर आपको एमसीक्यूज नहीं देखने को मिलेंगे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक अटेक्सिया हो रहा तो क्या करेंगे, ठीक है, इस प्रकार के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अभी क्या है अपना पायरिडोक्सिन, ठीक है, केवल और केवल एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन को हम क्या किस नाम से बोलते हैं, इसको हम कहते हैं वाइटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। अब जब देखिए पायरिडोक्सिन की डिफिशियंसी होगी तो ये क्या करता है, सबसे पहले देखिए डिफिशियंसी की पहले अपन एक और डिस्कस करते हैं कि पायरिडोक्सिन किस प्रकार से हेल्प करता है न्यूरोलॉजिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो देखिए हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से के अंदर सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो देखिए गाबा, सीरेटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, इन सबको सिंथेसिस के अंदर भी काम करता है कौन, अपना पायरिडोक्सिन। इसलिए पायरिडोक्सिन क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूरोलॉजिक फंक्शंस को डिस्टर्ब करने के लिए, अगर उसका लेवल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और अब देखो अगर इसका लेवल यहाँ पे क्या देखने को मिले, डिक्रीज देखने को मिले, तो आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे,
न्यूरोलॉजिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं भी यहाँ पे। तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर? सीजर देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, सीजर देखने को मिलेंगे, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी, मतलब क्या, टिंगलिंग सेंसेशन आएंगे, पैरास्थीसिया हो जाएगा लेग्स के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार के सिम्टम यहाँ पे किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिल रहा है आपको? पायरिडोक्सिन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? देखिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है यहाँ से भी, इसे हम क्या कहते हैं? सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। देखो सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, ठीक है। तो देखो सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? बॉडी अनेबल टू यूज आयरन फ्रॉम हीम सिंथेसिस, ठीक है। जो हीम सिंथेसिस होता है तब क्या होता है? आयरन अपने पास में आता है, पर अगर बॉडी क्या करती है उसका यूज नहीं कर पाती है ढंग से, तब क्या होगा? बॉडी के अंदर आयरन का यहाँ पे लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट आयरन का लेवल ज़्यादा होते हुए भी एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को। इसे हम क्या बोलेंगे? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए कुछ एंजाइम्स, कुछ ड्रग्स वगैरह होती है जो क्या करती है? B6 की डिफिशियंसी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन कौन सी है? आइसोनियाजिन। एंड सेकंड कौन सी है? ओसीपी, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो भी क्या करती है? विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे डिक्रीज करती है। तो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगी तो क्या कर देगी? इंक्रीज एक्सक्रिएशन। अपने बॉडी से विटामिन B12 का, सॉरी B6 का क्या होगा? एक्सक्रिएशन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? तो देखिए डर्मेटाइटिस विथ चेलोसिस। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ग्लोसाइटिस। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मैंने आपको बता ही दिया है। देखो अब यहाँ पे क्या एनीमिया होता है? एनीमिया किस प्रकार का देखने को मिलता है? ये होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। एमसीक्यू बनता है कि विटामिन B6 की डिफिशियंसी से किस प्रकार का एनीमिया देखने को मिलेगा आपको? तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको जो है वो कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इसको ट्रीट करने के लिए अपना क्या है? आरडीए। तो देखो आरडीए मैन में कितना होना चाहिए? मैन की एज अगर मैं देखूँ तो प्री एडल्ट टू लेके 51 ईयर की एज के अगर हम बात करें कितना होना चाहिए? 1.3 mg, ठीक है। मोर देन 51 ईयर से बात करें तो 1.7 mg। अब हम बात करें प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर कितना रहना चाहिए? तो 2 mg तक जो है वो विटामिन B6 की नीड होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको? साइनोकोबालामिन को। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर डिस्कशन मत करो, तो मैं क्या करूंगा, इनका इतना डिस्कशन नहीं करूंगा। बस मेरा यही है कि आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है, क्योंकि एक एक सेशन के अंदर इतने सारे एमसीक्यूज बताना इम्पॉसिबल होता है। तो मेरा ये पैटर्न रहता है कि आपको साथ साथ में इनके एमसीक्यूज बताऊंगी और यहाँ से क्या एमसीक्यू बनेगा। तो आपको अगर ज़्यादा इसे लाइक डिस्कशन से अगर आपको थोड़ा ऐसे लगे कि सर इतना डिस्कशन मत करो, हमें तो बस क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपको कम चाहिए। अगर ठीक लगता है तो आप बोल सकते हो सर कीप इट अप, एंड मतलब आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, ठीक है, बस थोड़ा आप मुझे फीडबैक देते रहिएगा। देखिए साइनोकोबालामाइन से भी एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए साइनोकोबालामिन का किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले तो कि हमने क्या किया? डायट्री कोबालामिन हमने इनटेक किया, ठीक है। डायट्री कोबालामिन को इनटेक किया, ये किस में रहता है? देखो प्रोटीन वाले फूड्स के अंदर, ठीक है। जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है? कोबालामाइन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये क्या, अब ये इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? गैस्ट्रिक HCl एंड प्रोटीएज एंजाइम के साथ में। अब ये दोनों क्या कर देंगे? इसको फ्री कोबालामिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फ्री कोबालामिन के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में मैच्योरेशन कंप्लीट होने के साथ में क्या करेंगे? आरबीसी
डेवलपमेंट में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। और इनका एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, डिस्टल इलियम में। ये भी ध्यान में रखना, एमसीक्यू बन सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में कोबालामाइन जो है, साइनोकोबालामाइन, वो क्या करता है, आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसको अभी जरा आपको ध्यान में नहीं देना, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सुपरफिशियली बात की भाई साइनोकोबालामाइन जो है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी में क्या क्या एक्शन वगैरह। अब देखो बात किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद में ये क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो क्या क्या काम करेगा ये, सबसे पहले तो देखो न्यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, तो न्यूरोलॉजी की बात करते हैं तो माइलिन सिंथेसिस, जो माइलिन शीट्स होती है न्यूरॉन्स के ऊपर, वो क्या करते हैं, माइलिन शीट के सिंथेसिस के अंदर कौन हेल्प करता है, तो साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन डिफिशियंसी होगा तो ऑफकोर्स आपको जो है वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, डीएनए, आरएनए के अंदर भी ये हेल्पफुल रहता है इनकी प्रोसेस के अंदर। इसके बाद में हिमेटोपोइसिस, ठीक है। हिमेटोपोइसिस से आप क्या समझ सकते हो, आरबीसी के अंदर किसी ना किसी प्रकार का रोल है इसका, ठीक है, आरबीसी को डेवलप मेच्योरेशन करने के अंदर। और इसके बाद में जो हमारी जीआई की जो म्यूकोसा है उसका मेंटेन भी कौन करता है, साइनोकोबालामाइन, ठीक है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर इसका डिफिशियंसी होगा तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिमेटोपोइसिस होता है। अब हिमेटोपोइसिस वाली कंडीशन के अंदर एक हमारे पास में क्या नहीं है, साइनोकोबालामाइन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्रिएट एबनॉर्मली लार्ज इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अबनॉर्मली लार्ज इरिथ्रोसाइट को ये बनाएगा। तो इरिथ्रोसाइट कैसी हो जाएगी, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, मैक्रोसाइटोसिस। तो जो देखिए इरिथ्रोसाइट लार्ज होते हुए भी यहाँ पे क्या है, उनका मेचुरेशन वगैरह वो सब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो एक तरीके से ये किसको लीड कर रहे हैं, एनीमिया को। तो इस प्रकार के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखिए मैं आपको कुछ को डाउट होगा कि यहाँ पे तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी काम करते हैं। जी हाँ, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, साइनोकोबालामाइन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब देखो जब इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं है तो अपने पास में क्या नहीं आएगा, साइनोकोबालामाइन नहीं आएगा, तो ये किसको लीड कर देगा, इनडायरेक्टली मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया को ये क्या कर देगा, लीड कर देगा, ठीक है। अब देखिए मैगेलोब्लास्टिक यहाँ पे एनीमिया क्यों हो रहा है, साथ साथ में देखो मैगेलोब्लास्टिक होने की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए एनीमिया क्यों हो रहा है यहाँ पे, कि भाई आरबीसी तो बन चुकी है तो एनीमिया क्यों होगा। तो देखिए जब बड़ी साइज की आरबीसी बनती है तो देखो एक तो इनकी क्या रहती है, मेम्ब्रेन जो रहती है वो कैसी हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है। और डिफेक्टिव सेल्स बनेगी इसके अंदर। इसलिए आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। जो नॉर्मल लाइफ स्पान होता है 120 डेज, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, एनीमिया देखने को मिलेगा। एनीमिया भी कैसा कि भाई मेगलोब्लास्टिक सेल्स यहाँ पे बन रही है बट फिर भी क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। क्यों हो रहा है सर, इसलिए यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो एमसीक्यू बन सकता है इससे। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसका क्या होना चाहिए, आरडीए, कि भाई यहाँ पे आरडीए की बात करें तो आरडीए कितना रहना चाहिए, तो देखिए चाइल्ड्स के अंदर जो है वो आरडीए कितना होना चाहिए, तो 1.3 टू 1.8 mg, 8 माइक्रोग्राम, सॉरी। और एडल्ट के अंदर हम बात करें, एडल्ट का अपन बोले तो 14 टू लेके मोर देन 14 ईयर की एज की अपन बात करें, प्री एडल्टहुड, ठीक है। तो इसके अंदर कितना रिक्वायरमेंट रहता है, 2.4 माइक्रोग्राम, ओके। दूसरा देखिए यहाँ पे एक और प्रकार का एनीमिया देखने को मिलता है आपको। इस एनीमिया का क्या नाम है, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। मेगलोब्लास्टिक तो होता है मगर दूसरा एनीमिया कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्यों होता है यहाँ पे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे कहाँ रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जीआई म्यूकोसा के अंदर। अब जीआई म्यूकोसा का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस रहेगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए
प्रॉपर तरीके से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी में तो क्या क्या कॉज करेगा, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन। ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा किसको, पेराइटल सेल को। अब जब पेराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन की। भाई इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन कौन कर रही थी, पेराइटल सेल। एमसीक्यू हो गया आपका। अब जब पेराइटल सेल कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स तो क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ पे नहीं बनेंगे। अब देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगा, साइनोकोबालामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे साइनोकोबालामिन का कम हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या है, आपको पर्नीशियस एनीमिया वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और क्या क्या यहाँ पे साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी की वजह से या फिर आप बोल सकते हो साइनोकोबालामाइन की डिफिशियंसी से। तो एक देखिए कंडीशन और देखने को मिलती है, इंक्रीज हीमोलाइसिस। मैंने भी आपको बताया था आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, जॉन्डिस की कंडीशन भी पर्नीशियस एनीमिया डिफिशियंसी या फिर साइनोकोबालामाइन डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिल सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था माइलिन शीथ भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन। अब कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, जो उसकी थिंकिंग मेमोरी है वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, पैरास्थेसिया। ठीक है, गेट डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम है जो आप किसके अंदर पढ़ोगे, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर। तो देखो आज हमने क्या किया, थियामिन को पढ़ लिया, पारिडोक्सिन को पढ़ लिया एंड साइनोकोबालामिन को पढ़ लिया। नेक्स्ट जब न्यूट्रिशन की क्लास होगी तो अपन क्या करेंगे, इनको आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, देखो फोलिक एसिड प्रेगनेंसी के अंदर हेल्प करता है, मगर पारिडोक्सिन की भी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है। ठीक है, सीजर वगैरह आ सकते हैं पारिडोक्सिन की कमी होगी तो। ओके, इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, थियामिन, पारिडोक्सिन एंड साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। ठीक है, इजी एमसीक्यू है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लाइसोसोम्स के अंदर या फिर गोल्जी बॉडीज के अंदर। ठीक है, तो देखो ये एमसीक्यू जितने भी है सारे एमसीक्यू कोई ना कोई एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। लाइक जैसे कोई जिपमेर में पूछा गया है, कोई एम्स में पूछा गया है, कोई ईएसआईसी में पूछा गया है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उन्हीं को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक एक कोई भी रैंडम से एमसीक्यू मैं आपको सोल्व यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोटीन का सिंथेसिस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू है, पूछा गया आपसे। तो देखिए प्रोटीन का जो सिंथेसिस है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। और रफ में क्या होता है अपना ना, प्रोटीन सिंथेसिस का काम किया जाता है। ठीक है, अब देखो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन है, ये अगर आपसे पूछे, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होते हैं, राइबोसोम के अंदर। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में भी कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट में। तो अब कुछ के यहाँ पे डाउट आएगा कि इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है।
तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये क्या करता है, पोस्ट ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, सिंथेसिस में, ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशन के अंदर यहाँ पे मेनली रोल निभाता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोस्ट ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर ये करता क्या है, तो ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन को फोल्ड करता है, ठीक है, शॉर्टिंग करता है, मतलब उसको मतलब उसको छांटता है, ठीक है। और इसके बाद में जो है वो क्या करता है, इसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है, टू मेच्योर एमआरएनए के अंदर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की वगैरह सारी प्रोसेस कहाँ पे वो देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, पोस्ट ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। और मेनली साइट क्या होती है सिंथेसिस की, तो ये होता है क्या, हमारा राइबोसोम। और देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडीज, या फिर अपन कह सकते हैं गोल्जी एपरेटस, ठीक है। एपरेटस ज़्यादा एक ऑथेंटिक वर्ड है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में देखियो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, तो देखो हर चीज़ बता रहा हूँ तो स्मूथ का भी देख लीजिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मैन्युफैक्चर लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज बन सकता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है किसका, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, हाइड्रोलेज बिलोंग टू एंजाइम कैटेगरी नंबर, ठीक है। देखो एंजाइम की कैटेगरीज को कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, तो उसके अंदर जो हाइड्रोलेज है उसे कितना नंबर यहाँ पे मिला गया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, ठीक है। हाइड्रोलेज बिलोंग टू एंजाइम कैटेगरी नंबर, कौन से नंबर से बिलोंग करता है, तो देखिए हाइड्रोलेज एंजाइम है, ठीक है। हाइड्रोलेज क्या करता है, हाइड्रोलेज से आप समझ सकते हो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, देखो वाटर। तो ये क्या करता है, दीज एंजाइम्स यूज वाटर टू ब्रेक बॉन्ड्स, ठीक है। जो भी बॉन्ड्स रहते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर या फिर किसी के अंदर, तो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करते हैं, वाटर के साथ में मिलके, वाटर का यूज करके क्या करते हैं, बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन करते हैं। इसलिए इनको कितना नंबर दिया गया है, इनको नंबर दिया गया है कैटेगरी नंबर 3rd। तो एंजाइम की कौन सी कैटेगरी के अंदर अंदर आते हैं, तो 3rd नंबर कैटेगरी के अंदर देखने को मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से भी पूछ सकते हैं आपको, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, फॉस्फेटेज, ठीक है। फॉस्फेटेज एक प्रकार का, क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम है, ठीक है। इसको 3rd नंबर कैटेगरी में रखा जाता है। हाइड्रोलेज बिलोंग टू द एंजाइम कैटेगरी नंबर 3rd। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए जो है वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा है, सीडीएल, आईडीएल, वीएलडीएल या फिर एचडीएल। तो देखिए इस एमसीक्यू का आंसर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को समझना होगा। कोलेस्ट्रॉल भी देखो दो टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है क्या, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल का टाइप कौन सा होता है, एलडीएल। और गुड कोलेस्ट्रॉल का टाइप क्या नाम होता है, तो एचडीएल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा कौन सा हो गया, एचडीएल। तो देखो बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल से, इनसे आप क्या समझ सकते हो कि अगर एचडीएल का लेवल अगर नॉर्मल है तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट अटैक। पेशेंट को जो है वो या फिर किसी भी पर्सन को जो है वो हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा देखो एलडीएल का लेवल अगर ज़्यादा देखने को मिला है तो ये क्या करेगा, हमारी आर्टरीज को क्लॉग करेगा, ठीक है, नेरोइंग कर देगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसे इसलिए हमें बेड कहा है क्योंकि क्या कोज करवा सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करवा है, नेरोइंग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या आपको देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक देखने को मिल सकता है। और एचडीएल क्या करेगा, इन जो
आर्टरीज के अंदर, ये जो आर्टरीज है, वेसल्स है, इनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, एचडीएल इनको क्या करता है, इन जमे वाले कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पे लाता है, वापस से लीवर के पास में लाता है। लीवर के अंदर इनको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है और बॉडी से क्या कर देता है, एक्सक्रिएट करता है। इसलिए भाई ये एचडीएल क्या है, हमारे लिए अच्छा होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखो एलडीएल है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, सेचुरेटेड फैट्स के अंदर, ठीक है। ऐसी फैट जो किस प्रकार की हो, सेचुरेटेड हो, तो सेचुरेटेड फैट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एल डी एल। अब देखो इनका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए, तो देखो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, एमसीक्यू बनता है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए, तो लेस देन 200 mg पर डीएल, ठीक है। ये रहता है अपना नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें एलडीएल की और एचडीएल की, ठीक है, तो एलडीएल का लेवल कितना रहना चाहिए, लेस देन 100 mg पर डीएल, और एचडीएल का कितना रहना चाहिए, ग्रेटर देन 40 mg पर डीएल। तो अगर यहाँ पे नॉर्मली बात करें तो लेवल यहाँ पे क्या रहना चाहिए, लेस देन 200 mg पर डीएल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए हमें, मगर और एचडीएल का जो है वो 40 mg ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इसलिए ताकि ये क्या करे, इसको फंक्शंस को यहाँ पे डिक्रीज कर सके, इसकी एक्टिविटीज को कम कर सके और ये वापस लीवर के पास में इनको लेके आए, ठीक है। इनके साथ बाइंड होकर क्या करता है, वापस लीवर के पास में आता है, लीवर इनका ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई फैट को यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लीवर होता है। तो लीवर इसलिए यहाँ पे अपना मेन रोल हमें यहाँ पे बताता है। तो सैचुरेटेड फैट्स के अंदर क्या रहता है, एचडीएल रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। लाइक जैसे मीट प्रोडक्ट हो गए और जो डेयरी प्रोडक्ट हो गए, तो इनको क्या करते हैं अपन, इनको हम किसके अंदर कंज्यूम करते हैं, सैचुरेटेड फैट के अंदर कंसीडर किया जाता है। दूसरा देखो स्मोकिंग क्या करता है, ठीक है। देखो इसको एचडीएल को डिक्रीज करने वाले कौन कौन से कारक है या फिर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, वो हो क्या है, स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो वो क्या करता है, एचडीएल के लेवल को कम कर देगा। अगर ये 40 से कम हो जाएगा तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में जो है वो एलडीएल का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। स्मोकिंग के बाद में और अगर हम बात करें तो, और ऐसे ये जो डाइट होगी, ठीक है, डाइट के अंदर हम डायरेक्टली अपन एलडीएल ले रहे हैं तो लेवल भी यहाँ पे रेशियो इन दोनों का मिसमैनेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से एचडीएल को जो क्या कहा गया है, गुड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है, और एलडीएल को क्या कहा गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है, ओके। और ये क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और देखिए अगर हम बात करें बैड कोलेस्ट्रॉल की तो वीएलडीएल, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी है। ये भी किसके अंदर अपन कन्वर्ट करते हैं इसको, बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, क्योंकि ये भी क्या करता है, आर्टरीज की जो वॉल होती है, तो ये भी किसको कर, आर्टरीज की वॉल है या फिर वेसल्स की वॉल है, वेंस की वॉल है, उनके अंदर क्या करता है, प्लेक्यू बना देते हैं, ठीक है। ब्लड क्लोट्स या फिर फैट के क्लोट्स यहाँ पे जो बन जाते हैं, इनसे भी क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, इनको भी आ सकता है पेशेंट को। तो यहाँ पे क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी एज ए बैड कोलेस्ट्रॉल माना है हमने, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ही केवल हम गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, लास्ट एमसीक्यू हमारा, और नेक्स्ट एमसीक्यू अपना क्या है, डाइटरी लिपिड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब जो डाइटरी लिपिड अपन कंज्यूम करते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट कौन से मीडियम से होती है, या फिर ट्रांसपोर्ट जो होती है उसका किस प्रकार का कैरेक्टर रहता है, चाइलोमाइक्रोन या फिर कालोमाइक्रोन, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करो, एचडीएल, एलडीएल या फिर वीएलडीएल, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर इनमें से कोई राइट है तो आप उसको चूज कीजिए, और या फिर ऑप्शन ए राइट है तो उसको चूज कीजिए, ठीक है। ठीक है, क्या पूछा आपको कि ट्रांसपोर्ट करना है इंटेस्टाइन में, तो मतलब क्या हो गया, इंटेस्टाइन टू पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है। इनको यहाँ पे लिपिड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन से यहाँ पे कौन सा जो कैरेक्टर है वो इसको लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए कैरेक्टर से आप या फिर इसको अपन कह सकते हैं कौन से टाइप के बनेंगे ये, तो यहाँ पे इजीली इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन या फिर चाइलोमाइक्रोन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, जो भी डाइटरी फैट रहती है उसको, और जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह रहते हैं, ट्रांसग्लिसराइड रहते हैं, उनको ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इनको हम क्या बोलते हैं, चाइलोमाइक्रोन्स, ओके। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। यूपी यूएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बता, उन्हीं के लिए क्लासेज वगैरह है वो अच्छी अपन कंडक्ट करवा पा रहे हैं, और नोटसेट के लिए भी और एसओनोज के लिए अपनी अच्छी क्लासेज चल रही है अभी, ठीक है। तो
अच्छी से क्या मीन्स है कि यूपी के लिए थोड़ा इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो है वो सिलेबस ही दे दिया कि वहाँ पे न्यूट्रिशन पूछेंगे तो पूछेंगे 15 एमसीक्यूज न्यूट्रिशन रिसर्च मैनेजमेंट, लाइक वो गोल सिलेबस को मिलके आपका एग्जाम पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। बाकी एम्स के अंदर न्यूट्रिशन का कुछ पार्ट आता है, एसएनओज के अंदर न्यूट्रिशन का पार्ट आपको नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें सबको पता हो चुकी होती है, हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क करते हैं तो वो लोग पेपर थोड़ा इनसे बनाता है, रिसर्च मैनेजमेंट और नर्सिंग एजुकेशन, क्योंकि फिर वो एसएनओ बनेंगे तो थोड़ा उनको मैनेजरियल उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेशन के एक वो फिर थोड़ा किस प्रकार से उसको मैनेज करना रहता है, लाइक वार्ड ओटीज को, ठीक है, इन प्रकार के वो फिर एक्शन के अंदर भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए उनको मैनेजमेंट से भी एमसीक्यू पूछते हैं, रिसर्च से भी एमसीक्यू पूछते हैं, नर्सिंग एजुकेशन से भी एमसीक्यू, उनको क्लासेस भी लेनी पड़ती है, ओरिएंटेशन क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती है एसएनओज को, ठीक है। तो यूपी के लिए बताना चाहूँगा टोटल 25 मॉडल टेस्ट पेपर बनाए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू वहाँ की नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, और प्लस यहाँ पे क्या है डेली टेस्ट सीरीज, जो आरएनसीसी के ऊपर जो डेली टेस्ट सीरीज ली जा रही है वो भी हम यहाँ पे साथ में कंडक्ट करवाते हैं। और जो नोट सेट के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स बनाया हुआ है जो आपके सितंबर में एग्जाम है उसके लिए ध्यान में रखना, जो भी उसके लिए बच्चे सीरियस हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं टॉपिक का, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और थोड़ा फीडबैक देते रहिएगा ताकि आपको किस प्रकार से थोड़ा और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर और आपको एमसीक्यू चाहिए तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, थैंक यू।